हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड पार्ट वन रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम देखेंगे कार्बन और उसके यौगिक, जो कि 1.2 में दिया है। इसके अलावा जो पहला लेक्चर था उसमें अपन देख चुके हैं पदार्थ, तत्व, यौगिक, मिश्रण, धातु एवं अधातुएं। ये कंप्लीट हो चुका है। आज हम कंप्लीट करेंगे कार्बन और उसके यौगिक। इसके अलावा मेंस पेपर 2 पार्ट बी के सारे लेक्चर अपलोड हैं, तो आप उन्हें भी देखें। अच्छा लगे तो लेक्चर को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन का जो प्रतीक चिन्ह है वो है सी। कार्बन को जो डोनेट किया जाता है वो सी से किया जाता है। और इसका जो रासायनिक जो संरचना है उसके बारे में जो अपन दर्शाते हैं वो दर्शाते हैं C6H12 के रूप में। तो इसमें जो 6 है वो है परमाणु क्रमांक और इसका जो 12 है वो है परमाणु द्रव्यमान। इसके अलावा कार्बन के एक और रूप है जो अपन उसको दिखाते हैं, जो कॉमन है, वो है C6H14। तो ये इसलिए यूज किया जाता है, इससे क्या किया जाता है, जीवाश्म जो होते हैं उनकी आयु ज्ञात करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग जो मेथड है उसमें C6H14 जो कार्बन का रूप है उसका प्रयोग किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, प्री में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है यूरेनियम डेटिंग। जो चट्टान या पृथ्वी या इसके अलावा जो जीवाश्म के अलावा अन्य चीज़ों की आयु ज्ञात करने की बारी आती है तो वो करते हैं यूरेनियम डेटिंग से। जो कार्बन डेटिंग है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए कार्य करता है, लेकिन यूरेनियम डेटिंग से अपन बहुत पीछे तक की आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है चट्टान, पृथ्वी या फिर जीवाश्म के अलावा किसी अन्य चीज़ की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है तब। तो कार्बन एक अधातु तत्व है। ये सर्वतोमुखी है। सर्वतोमुखी इन द सेंस सभी के साथ अपना गुण है इसका कि सभी के साथ ये यौगिक बना सकता है। इसके अलावा ये सभी जगह आपको मिल जाएगा। जितने भी सजीव निर्जीव हैं वो कहीं ना कहीं उनमें कार्बन श्रृंखलन जरूर मिलेगा। कुछ ऐसे यौगिक होंगे जिनमें नहीं मिलेगा, मैक्सिमम में मिलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यौगिक हैं किसी धातु के या अधातु के वो हैं कार्बन के। तो कार्बन एक अधातु है और सर्वतोमुखी है। सर्वतोमुखी तत्व कार्बन भूपर्पटी के खनिजों के रूप में 0.0%, 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03%। दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पूछे जाते हैं। खासकर अब ये पूछने लगा है कि खनिजों के रूप में कितना है, तो 0.02% जो खनिज है पूरे दुनिया में या पूरे विश्व में, उनमें 0.02% जो खनिज है वो कार्बन के हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में है वो है 0.03% के रूप में उपस्थित है। ये सभी जीवों, पौधों और जंतुओं के शरीर में कार्बनिक यौगिक को के रूप में प्राप्त हो सकता है। और जितने भी पौधे, पेड़ पौधे, जंतु हैं वो सभी के शरीर कार्बनिक यौगिकों का ही बना होता है। पहले ये माना भी जाता था कि कार्बन के जो यौगिक हैं वो सिर्फ शरीर या जंतु या जीवों के शरीर के अंदर ही बनाया जा सकता है, उसे बाहर लैब में नहीं बनाया जा सकता जब तक कि यूरिया नहीं बनाया गया था। तो जो मुख्य स्रोत है कार्बन के यौगिकों का वो सबसे पहले यही माना जाता था कि वो जीवों के शरीर में ही बनेगा। तो कार्बन के साथ संयोजी अबंध, तो उसमें क्या है, C6H12 जो इसका संरचना है उसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको देखें अपन, तो जो उसकी पहली कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और जो बाहरी कक्षा है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से ही सबसे ज़्यादा ये सहसंयोजी अबंध बना सकता है कार्बन, और इसी की वजह से इसके सबसे ज़्यादा यौगिक मिलते हैं। मतलब पूरी दुनिया में या विश्व में या धरती में जो भी है, इसके यौगिक सबसे ज़्यादा इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये सहसंयोजी अबंध बहुत इजीली बना सकता है किसी भी तत्व से या खुद से, और बहुत ज़्यादा चैन रिएक्शंस बना सकता है। एक तरह से श्रृंखलन की इसकी जो प्रकृति है वो बहुत उच्च है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आगे है कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। गैस विन्यास मतलब सबसे ज़्यादा इसके जो गैस के यौगिक हैं वो कैसे बनाता है, या फिर ये कैसे परमाणुओं के साथ सहसंयोजी अबंध बनाता है। तो ये क्या है, एक चतुर्थ संयोजी है। मतलब इसकी जो बाहरी कक्षा उसमें कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक चतुर्थ संयोजी क्या है, तत्व है या अधातु है। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खो सकता है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन खो के धनायन, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन आयनिक अबंध बनाता है। तो 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। इंपॉर्टेंट यही है कि 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना और 4 इलेक्ट्रॉन खोना दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि कार्बन के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए कार्बन अपने अन्य 4 परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी या बंध बनाता है।
यही है इसका उत्कृष्ट गैस विन्यास। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन न तो त्याग सकता और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। न तो ये ऋण आयन बना सकता और ना ही धन आयन। तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है इन दोनों के साझेदारी करके साझेदारी बंध, सहसंयोजी बंध। ठीक है। इसके अलावा एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं। तो एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कार्बन के अतिरिक्त जो परमाणु हैं वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके आबंध बनाते हैं और इनके भी बहुत ज़्यादा आबंध देखे जा सकते हैं, क्योंकि इनके भी बाहरी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पूर्ण रूप से भरे नहीं होते। मतलब एक तरह से ये कहीं ना कहीं इनके अंदर वही इलेक्ट्रॉनों की परेशानी होती है जैसे कि कार्बन के अंतर्गत होती है कि 4 इलेक्ट्रॉन ना तो वो खो सकता और ना ही गेन कर सकता, तो उन्हें क्या बनाना पड़ता है, सहसंयोजी आबंध बना सकता है। ऐसे हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन खो देगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेंगे, तो एक तरह से वो उदासीन या फिर धन आयन लेके धन आयन बना नहीं सकता। तो वो क्या करता है, 2 हाइड्रोजन के साथ H2 या फिर अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरे एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके वो एक ऐसे यौगिक बनाएगा या फिर एक ऐसे तत्व का निर्माण करेगा जो कि उसकी, या ऐसे अणु का निर्माण करेगा जिससे उसको स्थायित्व प्राप्त हो सके। आगे है जो सहसंयोजी यौगिक बनते हैं उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, उनके अंदर कैसे गुण दिखाई देंगे। तो सहसंयोजी यौगिक होंगे उनके क्या गुण होंगे, सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। इनके क्या होते हैं, गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच के जो अंतराणु बल है वो बहुत कम होता है। क्योंकि ये सहसंयोजी बंध होते हैं, सहसंयोजी बंध मतलब दोनों की उतनी ही भागीदारी, उतनी ही हिस्सेदारी, तो एक तरह से ये कमज़ोर होते हैं। तो ये बंध कमज़ोर होने की वजह से कम गलनांक और क्वथनांक होते हैं। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच और कोई आवेशित कण नहीं होते। यही एक मेन रीज़न है कि जो सहसंयोजी यौगिक हैं वो मैक्सिमम क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अब कुचालक होने का रीज़न ही यही है कि उनके बीच में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता या फिर कोई आवेशित कण ही नहीं होता जो कि चार्ज को मूव कर सके या चार्ज को ट्रांसमिट कर सके। तो ऐसा नहीं होने की वजह से ये सारे क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो 2 ही इनके गुण हैं, एक तो इनके बीच का जो अंतराणु बल है वो बहुत कमज़ोर होगा जिसकी वजह से गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होंगे। दूसरी चीज़ क्या है, सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो कुचालक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई आवेशित कण फ्री नहीं होता और ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता। कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति या गुण, कार्बन सर्वोत्तमुखी जो प्रकृति है वो क्यों है, तो कार्बन के 2 ही गुण हैं जिसकी वजह से इसके सबसे ज़्यादा यौगिक मिलते हैं प्रकृति में, और सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने की क्षमता भी रखता है। इसके 2 ही गुण हैं, एक तो श्रृंखलन, कार्बन बहुत लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है, और उसके चैन श्रृंखला के अलावा वो कार्बन कार्बन की भी बहुत लंबी श्रृंखला बना सकता है। इसके अलावा ये चतुर्थ संयोजकता है, तो इसकी 4 संयोजकता है, ये भी एक इसकी एक विशिष्ट गुण है जिसकी वजह से इसका सर्वतोमुखी होता है। तो श्रृंखलन में क्या है, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला 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 और वलय संरचना वाले भौतिकों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि और त्रि आबंध से जुड़े हो सकते हैं। इम्पोर्टेंट यही है कि कार्बन कार्बन से एक बंध, द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े हो सकते हैं, और यही वजह है उसके सर्वतोमुखी होने का, लंबी चैन बनाने का। दूसरा जो उसका गुण है वो है चतुर्थ संयोजकता, 4 संयोजकता। ठीक है, तो कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु एवं सहसंयोजी परमाणु हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बना सकते हैं। बस यही 2 गुण हैं इसके, जिसके वजह से इसके सबसे ज़्यादा यौगिक मिलते हैं। एक तो ये श्रृंखला बना सकता है, दूसरा चतुर्थ संयोजक होता है जो कि विभिन्न तत्वों या विभिन्न धातु अधातुओं के साथ क्रिया करके या उनके साथ संयोजकता करके, अधातुओं के साथ संयोजकता करके या अधिक से अधिक यौगिक बना सकता है। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, प्री में भी पूछा जा सकता है कि संसार में सबसे अधिक यौगिक जो बनते हैं वो कार्बन के होते हैं, लगभग 5 लाख, और अन्य जो हैं बाकी जितने भी तत्व बनते हैं उनके यौगिक कितने होते हैं, 50,000। तो ये बहुत डिफरेंस है, 5 लाख कहाँ एक ही तत्व के या एक ही अधातु के, और सबसे पूरे जितने धातु अधातु बचते हैं उनके कितने यौगिक बचे हैं, सिर्फ 50,000।
1828 में वोलर ने समावगीकरण अभिक्रिया द्वारा गर्म अमोनियम साइनेट से प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया था। पहले यूरिया कहाँ बनता था? सिर्फ जंतुओं के शरीर में या मानव के शरीर में। तो यूरिया कहाँ बनता था? जंतु और मानव के शरीर में। और बाहर कैसे होता था? तो यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता था। फिल्टर कहाँ होता है शरीर में? तो होता है किडनी में। ठीक है, तो ये यूरिया बनता था। पर जब इसको संश्लेषित किया गया कहाँ पे? प्रयोगशाला में। तो पहली बार समावयवीकरण जो अभिक्रिया थे उसके द्वारा क्या किया गया? यूरिया को प्राप्त किया गया वुलर का। और जबकि वर्जिलिस ने सिर्फ ये कहा था कि जो यूरिया है या कार्बनिक यौगिक हैं वो उन्हें लैब में नहीं बनाया जा सकता, वो सिर्फ किसी जीव या जंतु के शरीर में ही बन सकता है। कार्बन के यौगिक जब लैब में बनने लगा तो उसके बाद तो आप देख ही सकते हैं कि लैब में बनने के बाद उसके बहुत सारे यूज आ गए। खासकर जितने भी खाद आते हैं यूरिया के अलावा, जितने भी वो हैं उनमें सारे कार्बनिक यौगिक ही होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक जैसे ही बाहर बनना शुरू हुआ तो उसके बहुत सारे यूजेस बढ़ गए। और आज के देश में कार्बन के ऐसे ऐसे यौगिक हैं जो कि कृषि के एग्रीकल्चर क्षेत्र में, इसके अलावा साइंस मतलब लेबोरेटरी में, खाद्य में, विस्फोटक में, इसके अलावा ऐसे सभी चीज़ें, चाहे वो औषधि हो या फिर खाद्य हो, एग्रीकल्चर हो, इसके अलावा इंडस्ट्री हो, इन सब में यूज किया जाता है। तो संतृप्त और असंतृप्त यौगिक, कार्बन के दो प्रकार के यौगिक होते हैं, एक तो संतृप्त होते हैं, एक असंतृप्त होते हैं। तो ये क्या है? इन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। इसमें जो हाइड्रो है वो है हाइड्रोजन और कार्बन है वो है कार्बन। ठीक है, अब संतृप्त किसको कहते हैं और असंतृप्त किसे कहते हैं? तो कार्बन परमाणु के बीच अगर एकल बंध है, मतलब एक ही बंध है, तो उनको क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उनको कहे जाएंगे जिनके बीच में दो बंध या तीन बंध होंगे, मतलब द्विबंध या त्रिबंध होंगे, तो उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। तो जिनमें एक बंध होगा उसे क्या कहेंगे? संतृप्त होगा। जिन पे दो या तीन बंध होंगे वो असंतृप्त होगा। तो जो सिंगल बंध होता है उसे पाई बंध, सिग्मा बंध कहते हैं। और जो कि डबल बंध होते हैं उसमें एक सिग्मा और एक पाई बंध होता है। और जो ट्रिपल बंध होते हैं उनमें एक पाई, मतलब एक सिग्मा और दो पाई बंध होते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि इनमें कितने पाई बंध और कितने सिग्मा बंध हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है? एल्केन समान सूत्र होता है इसका CnH2n+2। जितने भी कार्बन के यौगिक बनेंगे वो इसी सूत्र के या इसी फॉर्मूला के अंतर्गत बनेंगे। ऐसे ही एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये संतृप्त असंतृप्त के दो तीन टाइप हैं। तो उसमें जो है वो द्विबंध होंगे। ये जो एक बंध होगा उसको एल्केन कहेंगे, और जो द्विबंध होंगे उन्हें एल्कीन्स कहेंगे, एल्कीन कहेंगे, और जो तीन होंगे उन्हें एल्काइन कहेंगे। ठीक है, तो एन, ईन, आइन, ये तीन तरह के इसके मतलब क्राइटेरिया हो गया कि संतृप्त, असंतृप्त और असंतृप्त में दो टाइप जो होते हैं उसमें। तो ईन, आइन, एन, ईन, आइन। ठीक है, तो इनके सामान्य जो सूत्र होंगे वो इस तरह से बनेंगे। जो कि संतृप्त होंगे उनके क्या बनेंगे? CnH2n+2। इसके अलावा जो द्विबंध होंगे उन पे क्या होगा? तो वो बनेंगे, जो ईन होंगे वो बनेंगे CnH2n। और जो आइन होंगे वो बनेंगे CnH2n-2। इसमें 2 का माइनस होगा। सिंपल से जो एन है और ईन है और आइन है, तो ईन को बीच में रख लो, अरे CnH2n लिख लो पहले, और इधर पे दो ऐड कर दो, इधर पे दो माइनस कर दो, तो आपका जो फार्मूला है वो कॉमन फार्मूला वो बन जाएगा। तो जो ईन है उसमें है मीथेन, इथेन। इसमें जो फार्मूले के अकॉर्डिंग आप देख लो, जैसे कार्बन कितने हुए? कार्बन एक है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन कितने हैं? चार हैं। इसके बाद इन है उसमें पे C2H6, और ऐसे ही एथीन C2H4 और एथाइन C2H2। तो ये नॉर्मल इनके एग्जाम्पल हैं और इनके बीच में जो बंध होते हैं उसके बारे में। तो संतृप्त असंतृप्त पूछता है, और मुख्य रूप से क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स अगर पूछे जाते हैं तो वो यही होंगे कि कार्बन परमाणु के बीच जो एकल बंध होते हैं वो सारे संतृप्त होते हैं, और जैसे ही कार्बन परमाणु के बीच में दो बंध पाए जाते हैं तो वो क्या होते हैं? असंतृप्त होते हैं। तीन बंध पाए जाते हैं तो असंतृप्त होते हैं। जो द्विबंध होते हैं उनमें एक सिग्मा और एक पाई बंध होता है, और जो त्रिबंध होते हैं उनमें एक सिग्मा और दो पाई बंध पाए जाते हैं।
और इनको इनका जो समान सूत्र है वो क्या है, एन इन आइन, इससे आप याद सकते हैं एल्केन एल्किन्स और एल्काइन। इनके समान सूत्र में पहले एल्किन का आप याद रखो CnH2n, और इसी की तरह बाकी जितने भी हैं उनको एक तरफ मतलब जो त्रिबंध है उसमें 2 माइनस करना है और जो सिंगल बॉन्ड है उसमें 2 ऐड करना है। आगे जो वनस्पति तेल है वो असंतृप्त है, ठीक है, और जो जंतु तेल या घी है वो है संतृप्त। तो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह कौन होगा, संतृप्त होते हैं, ठीक है। घी जो वनस्पति तेल होते हैं जैसे जैतून का हो गया या ओलिव ऑयल, जैतून या ओलिव ऑयल हो गया, वो क्या होता है, असंतृप्त होता है, क्योंकि वो वनस्पति से प्राप्त किया जाता है तो वो सबसे बेस्ट तेल माना जाता है। और जो जंतु तेल या घी है, ये जितने भी घी बनते हैं वो सारे संतृप्त होते हैं और उसे बहुत नुकसानदेह माना जाता है। और जो वनस्पति तेल हैं उन्हें असंतृप्त करके या फिर उन्हें संतृप्त करके, जो असंतृप्त वनस्पति तेल है उनको संतृप्त किया जाता है, तो उनसे जो घी बनता है जिसको डालडा कहते हैं हम, वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है शरीर के लिए और उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए। तो आगे है अपर रूप। तो मतलब एक ही तत्व के दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है जिनके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण अलग होते हैं, तो इस गुण को अपर रूपता कहते हैं, एलोट्रॉपी कहते हैं, तथा विभिन्न रूपों को अपर रूप कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, अपर रूप तक सिंपल से मतलब है एक तत्व है जिसमें दो रूप हैं और उनके क्या है, भौतिक गुण बिल्कुल डिफरेंस है, बिल्कुल भी नहीं मिलते भौतिक गुण, लेकिन उनके जो रासायनिक गुण है वो बिल्कुल एक समान है, तो उन्हें क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं, एक तत्व के अपर रूप माने जाते हैं। तो कार्बन, कार्बन के कितने अपर रूप हैं, तो कार्बन के दो टाइप के अपर रूप होते हैं, ठीक है। पहला क्रिस्टलीय और दूसरा है अक्रिस्टलीय। तो जो क्रिस्टलीय होता है मतलब जो क्रिस्टल के रूप में आपको कहाँ है, इन्वायरमेंट में, प्रकृति में मिल जाते हैं, उन्हें क्रिस्टलीय कार्बन कहते हैं। और जो अक्रिस्टलीय होते हैं जिनका कोई संरचना नहीं होता, उन्हें अक्रिस्टलीय कार्बन कहा जाता है। तो क्रिस्टलीय कार्बन में तीन है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, फुलरिन, ठीक है। तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन ये तीनों ही क्रिस्टल रूप में पाए जा सकते हैं, पाए जाते हैं कहाँ पे, प्रकृति में। जो अक्रिस्टलीय हैं वो है चारकोल, काजर और खनिज कोयला, ये सारे अक्रिस्टलीय हैं, इनका कोई क्रिस्टल नहीं होता, ये इनकी कोई संरचना नहीं होती। जो इसके क्रिस्टलीय रूप हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो तीन ही हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे हीरा है, हीरा कार्बन का शुद्ध रूप है और इसी की वजह इतना ज़्यादा चमकीला होता है। और चमकता किस वजह से है, तो ये चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के वजह से। इनको हीरे के खानों से प्राप्त किया जाता है। ये खाने मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, अमेरिका, रूस में पाया जाता है। कहाँ, हीरे के खदान। समस्त विश्व का 95% हीरा दक्षिण अफ्रीका से ही प्राप्त किया जाता है। और भारत में कहाँ पाया जाता है, गोलकुंडा मध्य प्रदेश में इम्पोर्टेंट है क्योंकि पीएससी के लिए पन्ना, और आंध्र प्रदेश में वजारा, करूर, ये तीनों ही जो खदान है वो इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं कहाँ पर, प्री में। और जो गोलकुंडा खदान है वो है कोहिनूर हीरा, यहीं से प्राप्त किया गया था, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। और बहुत फेमस हीरा जो था कोहिनूर, वो इसी खदान से प्राप्त किया गया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट है पन्ना। पन्ना से सबसे ज़्यादा हीरा का उत्पादन जो होता है वो मध्य प्रदेश में ही किया जाता है। और मध्य भारत में सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक भी है मध्य प्रदेश, तो इम्पोर्टेंट है। और शुद्ध कैरेट मतलब शुद्धता कैरेट में मापा जाता है, किसका, हीरे का। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप हीरे की शुद्धता कैसे मापते हो, तो कैरेट में मापते हैं। एक कैरेट का जो मान होता है वो होता है 0.02053 ग्राम, ठीक है। ये 205 मिलीग्राम, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक कैरेट का मान ये 200 मिलीग्राम। तो ये होता है इसकी शुद्धता के लिए। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा हीरा का उत्पादक है देश में, विश्व में नहीं। विश्व में कौन है, तो दक्षिण अफ्रीका है। 95% हीरा कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में, ये भी इम्पोर्टेंट है। और हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, सबसे कठोर होता है। और इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो खानों से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसके गुण क्या क्या है हीरे के, तो ये रंगहीन, पारदर्शी और सबसे कठोर है। सबसे कठोर मतलब दुनिया के सबसे कठोर धातुओं में से एक कौन है, हीरा। इससे ज़्यादा कठोर वैसे प्रकृति में कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। और विद्युत एवं ताप का कुचालक है। अपेक्षित घनत्व तो इसका पूछा जाता है, प्री में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो 3.52 है। अपवर्तनांक 2.45 है। अपवर्तनांक 2.45 है, इसी वजह से इसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो सकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा इतना ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है।
अक्रियशील पदार्थ है, गलनांक इसका बहुत उच्च है, 3874 केल्विन है। इतने गलनांक पे ही ये गलेगा और कार्बन में बदल जाएगा। ये कार्बन की संरचना है, समचतुष्फलकीय। ठीक है, इसके जो कार्बन के 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से जुड़े होते हैं, जो कि ये समचतुष्फलकीय जो संरचना है उसमें इस तरह से जुड़े होते हैं। और ये जो एंगल है, ये एंगल का मान होता है 109 109 डिग्री और 28 मिनट। ठीक है, तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और समचतुष्फलकी इनकी संरचना होती है। समचतुष्फलकी जो संरचना है वो मैंने बता दिया। कार्बन के एक अणु 4 से कैसे जुड़ा होता है। इसके अलावा हीरे के बारे में, इसकी संरचना के बारे में कि संरचना कैसे होता है, तो हीरे में केवल कार्बन परमाणु होते हैं, इसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। ठीक है, प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ा रहता है। ये मैंने अभी बताया कि प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ा रहता है। इसमें परमाणु sp3 संकरण होता है तथा प्रत्येक कार्बन परमाणु समचतुष्फलक के केंद्र पर स्थित होता है तथा अन्य 4 कार्बन परमाणु समचतुष्फलक के कोने पर स्थित होते हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि ये एक पॉइंट बनता है, तो ये जो सेंटर में है तो एक यहाँ पे रहता है और बाकी जो 4 होते हैं वो इनके कोनों पर होते हैं, तो ये समचतुष्फलकीय संरचना बनाते हैं। और इस संरचना में सभी कार्बन कार्बन बंधों की लंबाई 1.45 एंगस्ट्रॉम होती है। इस प्रकार हीरे की संरचना में प्रबल सहसंयोजक बंधों एवं त्रिविमीय जाल रहता है। इसी कारण हीरा अत्यंत कठोर होता है, क्योंकि इनके बीच का जो दूरी है वो बहुत कम होता है पहली बार। और कार्बन कार्बन में समचतुष्फलकीय क्या होती है, संरचना होती है, तो बंधों के बीच में तो दूरी कम और कार्बन के जो संरचना है उसमें फ्री कार्बन कोई नहीं होता, जिसकी वजह से इनकी स्थिति और मजबूत हो जाती है और इसीलिए ये सबसे कठोर धातु के रूप में बनता है। हीरे का गलनांक उच्च होता है, 3874 केल्विन होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये है कि कार्बन के चारों संयोजी इलेक्ट्रॉन बंध में भाग लेते हैं, जिसके कारण हीरा विद्युत का अचालक होता है, क्योंकि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं। अब 4 इलेक्ट्रॉन फ्री थे, चारों ने अपना बंध बना लिया। अब चारों बंध बना लिए तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है नहीं, कोई कण फ्री नहीं है, तो आवेश कैसे ट्रेवल करेगा, ऊष्मा कैसे ट्रेवल करेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन कुचालक होता है, किसका, विद्युत का अचालक होता है। ठीक है, हीरा का उपयोग तो सभी को लगभग पता होगा। हीरा कांच काटने में या पत्थर काटने में, चट्टान काटने में, दोनों में ही उपयोग होता है। ठीक है, खासकर जो काला हीरा होता है उससे कांच काटा जाता है। जो कांच काटने वाला औजार होता है, आप उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो उसका जो नोक होता है वो हीरे का ही बना होता है। और जवाहरात जो ज्वेलरी होती है उसमें तो सभी को पता है हीरा सबसे ज़्यादा महंगा बिकने वाला ज्वेलरी है और ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा नगों को पॉलिश करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, तो इसकी उपयोग भी इम्पोर्टेंट है। खासकर चट्टान और कांच काटने में जिसका उपयोग किया जाता है वो काला हीरा होता है, ब्लैक हीरा होता है, और उसी का प्रयोग किया जाता है दोनों को काटने में। इसके अलावा जो नॉर्मल हीरा होता है, जो चमकदार हीरा होता है, उसका उपयोग किस में किया जाता है, तो वो किया जाता है नगों को साफ करने के लिए। और दूसरा जो किया जाता है वो किया जाता है ज्वेलरी के रूप में। सबसे ज़्यादा प्रयोग जो किया जाता है वो कांच को काटने और ज्वेलरी के रूप में किया जाता है हीरा का। अगला जो कार्बन का अपर रूप है वो है ग्रेफाइट। ये भी बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो ग्रेफाइट शब्द ग्रेफो से बना है, जिसका अर्थ है लिखना। ठीक है, क्योंकि ग्रेफाइट सब लिख सकते हैं ना। ग्रेफाइट अपना पहचान, अगर आप उसको पेपर पे रगड़ेंगे तो वो एक काली स्याही या काली निशान छोड़ता है, जिसको आप, जिसकी वजह से हम उसका उपयोग लिखने में कर सकते हैं। तो ग्रेफाइट को प्रारंभ में शीशे का अपर रूप मानकर प्लूगैम्बो अथवा काला शीशा कहा जाता था, इसलिए लिखने वाले पेंसिल को आज भी शीशा पेंसिल कहा जाता है। ये सिर्फ कहा जाता है शीशा पेंसिल, इसका कतई मतलब नहीं है कि पेंसिल में शीशा होता है। शीशा बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ कार्बन होता है ग्रेफाइट में, लेकिन उसको माना जाता था पहले। इसके अलावा जो लिखने की उसकी प्रकृति थी और चमकदार था, इसलिए उसको शीशा पेंसिल कहा जाता था। जो अपन लिखते हैं पेंसिल, उसकी नोक किससे बनी होती है, तो ग्रेफाइट से बनी होती है। प्रकृति में ग्रेफाइट विस्तृत रूप में मिलता है। अमेरिका, इटली, श्रीलंका विश्व के प्रमुख उत्पादक हैं, क्या है, ग्रेफाइट के। भारत में उड़ीसा, राजस्थान, बंगाल और कश्मीर, यहाँ पर मिलता है भारत में ग्रेफाइट। ये प्री के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ग्रेफाइट कहाँ कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा इसके गुण क्या होंगे, तो ग्रेफाइट गहरे धूसर रंग का एक नर्म पदार्थ है। यह
मतलब छूने में चिकना लगता है, इसमें धात्विक चमक होती है, ये विद्युत और ऊष्मा का चालक होता है। क्यों होता है ये आगे बताता हूँ, क्योंकि इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इसके अलावा वायु में 9337 केल्विन ताप पर गर्म करने पर ये जलने लगता है। मतलब इसके जो गलनांक है वो कितना है, वो है 337 केल्विन। इस पर आप अगर गर्म करोगे तो ये जलने लगेगा और कार्बन में बदल जाएगा, अक्रिस्टलीय कार्बन में बदल जाएगा। ये षटकोणीय वलय संरचना इसकी होती है कार्बन की, इस तरह से। इसके अलावा ग्राफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरण होता है तथा 3 अन्य कार्बन परमाणु से एकल संयोजी बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। ग्राफाइट में क्या होता है sp2, उसमें sp3 होता है और ये 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से एकल संयोजी बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है, जिसके कारण ग्राफाइट विद्युत का चालक होता है। यही इसका एक विशिष्ट गुण है कि अधातु होकर भी ये विद्युत का चालक होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक फ्री, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें विद्युत का चालकता पाई जाती है। ग्राफाइट में कार्बन मतलब कार्बन कार्बन बंधों की लंबाई 1.42 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़कर षटकोणीय वलय बनाकर एक ही तल पर स्थित रहते हैं। मतलब ऊपर नीचे जो होते हैं वो एक ही तल पर इस तरह से परतदार जो संरचना होती है वो बनाते हैं। ग्राफाइट के सभी वलय रिंग संरचना आपस में मिलकर एक परत संरचना बनाती हैं। दो परतों के मध्य आकर्षण बल दुर्बल होने के कारण एक परत दूसरी परत पर आसानी से फिसल जाता है। जब अपन लिखते हैं तो वही है, जो कार्बन या ग्राफाइट में लिखते हैं तो जो काला निशान छोड़ता है वो एक परत दूसरे परत के ऊपर होता है। तो जैसे अपन उसको लिखते हैं या फिर चलाते हैं किसी भी सतह पर, तो वो अपना एक निशान छोड़ता है, जिसके क्या है कि दोनों परतों के बीच में जो बंध का जो आकर्षण बल है वो बहुत ही दुर्बल होता है, जो कि आसानी से टूट जाता है। इसलिए ग्राफाइट नर्म और चिकना होता है। ग्राफाइट का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है इसका कि ग्राफाइट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो ये किया जाता है स्नेहक के रूप में, शुष्क स्नेहक के रूप में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नरम होता है, इसलिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, शुष्क स्नेहक के रूप में। क्रूसिबल तथा इलेक्ट्रोड बनाने में, जितने भी सेल के इलेक्ट्रोड हैं, जैसे एवररेडी का जो सेल आता है या कोई भी सेल आता है, उसके बीच में जो इलेक्ट्रोड लगा होता है वो ग्राफाइट का बना होता है। लिखने की पेंसिल बनाने में, पेंसिल में जो नोक होते हैं वो सारे ग्राफाइट के बनाए जाते हैं। लोहे के वस्तुओं पर पॉलिश करने में, ये भी इंपॉर्टेंट है, लोहे की वस्तुओं में पॉलिश करने में इसका उपयोग किया जाता है। कार्बन का जो अगला रूप है वो है फुल्लेरीन। तो ये इसका तीसरा रूप है, ठीक है, अपर रूप है। तो ये कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। इसका खोज जो हुआ था वो सन 1985 में हुई थी। फुल्लेरीन के अणु में 60 या 70 या अधिक संख्या में कार्बन परमाणु होते हैं और सबसे जो स्थायी होता है वो 60 होता है, ठीक है, 60 होता है। इसकी संरचना फुटबॉल के समान होता है, इसलिए इसको फुल्लेरीन भी कहते हैं। इसके अलावा बकमिस्टर इसका जो संरचना दिए थे, ज्यामितीय संरचना दिए थे, उनके नाम पर भी इसका नाम फुल्लेरीन पड़ा है। इसकी संरचना ऐसी होती है, ये एक तरह से एक दूसरे से इस तरह से बंद बना बना के, और एक तरह से फुटबॉल की संरचना होता है। जैसे कि ऊपर परत है, धीरे धीरे बनते जाएगा तो फुटबॉल की संरचना में बन जाएगा, यह गोल गुंबद के रूप में दिखाई देगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है इसकी संरचना। और इसका जो संरचना था वो है बकमिस्टर फुलर की प्रसिद्ध ज्यामितीय संरचना इसको मानी जाती है। इसके नाम पर ही फुल्लेरीन नाम इसका पड़ा है। फुल्लेरीन के अणुओं की संरचना गोल गुंबद जैसी होती है। इसमें C60 फुल्लेरीन सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। C16 की संरचना में 32 फलक होते हैं, जिसमें 20 फलक षटकोणीय और 12 फलक पंचकोणीय होते हैं। ये इसके गुण हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जो फुल्लेरीन है उसके गुण क्या है, तो कार्बन के तीनों अपर रूपों में ग्राफाइट सबसे अधिक व फुल्लेरीन से कम स्थायी है, ठीक है। और इसके अलावा इसके गुण में क्या है, अतिचालक के रूप में कार्य करता है कौन, फुल्लेरीन। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो फुल्लेरीन 60 के क्षार तत्वों के साथ यौगिक और उच्च तापीय अतिचालकता प्रदर्शित करता है। इसके अलावा तकनीकी दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी है फुल्लेरीन। तब इसके पर रिसर्च भी चल रहा है, तो धीरे धीरे इसके जो उपयोग हैं या फिर इसके अन्य जो चीज़ें हैं उसके बारे में पता लगाया जाएगा, और धीरे धीरे फुल्लेरीन के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी और फुल्लेरीन के उपयोग के बारे में भी विस्तृत जानकारी मिल पाएगा। आगे है कार्बनिक यौगिक, मतलब कार्बन के कौन कौन से यौगिक हैं और कार्बनिक यौगिक
क्या विशिष्ट गुण हैं और क्या उपयोग हैं। तो कार्बन के परमाणु काफी बड़ी संख्या में एक दूसरे के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। यही कारण है कि कार्बन के यौगिकों की बहुत संख्या, बहुत ज़्यादा संख्या, 5 लाख इसके यौगिकों की संख्या है। इनमें से कुछ हैं जैसे मीथेन, CH4, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, एथिलीन, एसिटिक अम्ल, एथिलीन एल्कोहल, और ये सारे क्या हैं, कार्बनिक यौगिक हैं। इसके अलावा 5 लाख इसके कार्बनिक यौगिक हैं। ये मुख्यतः रासायनिक उद्योगों में काम आते हैं। इसके अलावा जो इसके उपयोग आती है वो है दवाई, फाइबर, सिंथेटिक्स, कपास, प्लास्टिक, रबर, चमड़ा, ऐसे बहुत सी इंडस्ट्री हैं जहाँ पर कार्बन के यौगिकों का उपयोग किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों के जितने ज़्यादा उपयोग होते हैं उतने किसी भी यौगिक के उपयोग नहीं होते, और कार्बनिक यौगिक ही सबसे ज़्यादा भी इंडस्ट्री में उपयोग किए जाते हैं। तो इसमें जो पहला यौगिक है वो है मीथेन। हालांकि हम कुछ ही यौगिकों को पढ़ेंगे, सारे यौगिकों को पढ़ना मुमकिन नहीं है, जो कि मुख्य रूप से एग्जाम में कभी कभी पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। तो मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। ये इंपॉर्टेंट है तीनों चीज़, ठीक है। ये क्या है, ये एक तो रंगहीन है, दूसरा स्वादहीन है और गंधहीन, तीनों है। इसके अलावा अधिकतर दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसके कारण इसे मार्स गैस कहते हैं। ये पूछा जाता है मार्स गैस किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं मीथेन को। मीथेन को मार्स गैस, क्योंकि ये दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है इसलिए। यह गैस जल में अल्प विलय परंतु एल्कोहल में अधिक विलय है। जल में ये विलय होगा लेकिन बहुत कम मात्रा में होगा, लेकिन अगर इसको एल्कोहल में विलय किया जाए तो पूर्ण रूप से विलय हो जाएगा। इसका अत्यधिक विलय की गुण जो है वो एल्कोहल के साथ दिखाई देता है। उपयोग मेथिल एल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, क्लोरोफॉर्म, ETC बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त काले रंग, मोटर टायर, छापे खाने की स्याही, पेंट, कार्बन छड़ आदि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। सूंघने पर व्यक्ति कुछ देर के लिए मूर्छित हो जाएगा, किसको, मीथेन को। इसके अलावा जो एथिलीन है वो सल्फर मोनोक्लोराइड से अगर क्रिया करती है, एथिलीन जो है कार्बनिक यौगिक, वो सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ अगर क्रिया करती है तो एक विषैला द्रव डाइक्लोरोएथिलीन डाइसल्फाइड ये बनेगा, जो कि बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। इसके अलावा एथिलीन बहुलीकरण की क्रिया के द्वारा प्लास्टिक बनाती है। तो ये भी एक गुण है, ये भी पूछ लिया जाता है प्री में कि एथिलीन बहुलीकरण की प्रक्रिया से क्या बनाता है, तो ये बनाता है प्लास्टिक। इसके अलावा दूसरा जो यौगिक है वो है एसिटिलीन। इसका खोज किया था कृष्ण अमेरिका में। इसके अलावा इसका उपयोग कहाँ जाता है, कपूर बनाने में, प्रकाश उत्पन्न करने में, कृत्रिम रबर बनाने में, वेल्डिंग करने में और एसिटिक अम्ल बनाने में एसिटिलीन का ये उपयोग है, उपयोग पूछा जाता है। अगला है वो है ईथर। ईथर एक रंगहीन सुगंधित द्रव है, यह अत्यधिक वाष्पशील होता है। इसका गुण जो है वो क्या है, वाष्पशील। तो अत्यधिक वाष्पशील जो यौगिक है वो क्या है, ईथर है। यह अल्कोहल में विलय होता है। प्रयोग निश्चेतक के रूप में, वसा, तेल इत्यादि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। विलायक के रूप में भी, ठंडक गैस पैदा करने के लिए भी, अल्कोहल बनाने आदि में भी किया जाता है। व्यावसायिक रूप में ईथर अल्कोहल के शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाया जाता है। इसको बनाने की ये प्रक्रिया भी दिया है। ग्लूकोज, ग्लूकोज भी कार्बन की यौगिक है, ठीक है। इसे अंगूर की शक्कर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अंगूर की शक्कर भी कहते हैं। यह अंगूर मीठे फलों व मूत्र में पाया जाता है। मधुमेह के रोगियों के मूत्र में इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। जो इंसुलिन की टीका होती है इसी को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। ये चांदी के लवण अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलकर चांदी की सतह पर सफ़ेद परत बनाता है, जिसे चांदी का दर्पण कहते हैं। इसका प्रयोग शराब बनाने में, फलों को सुरक्षित रखने में, औषधि के रूप में तथा शक्तिवर्धक आदि के रूप में किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है समावयवता क्या होता है। तो कार्बन के परमाणु इतनी सुगमता से बंध बनाते हैं कि उससे एक ही आणविक सूत्र वाले प्राय 2 या 2 से अधिक भिन्न यौगिक बनते हैं। समावयवता यही कहते हैं कि मतलब एक ही आणविक सूत्र वाले, उनके अणु सूत्र एक समान ही हो, चाहे परमाणु क्रमांक हो, द्रव्यमान हो, एक जैसे ही हो, लेकिन वो प्राय दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न यौगिक बनाते हैं जिनके अलग अलग गुण हों, तो उन्हें क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। और ये समावयवता का गुण किस में पाया जाता है, कार्बन के परमाणु में पाया जाता है। ऐसे यौगिकों को समावयवी कहते हैं तथा इस घटना को समावयवता कहते हैं।
इसके अलावा आगे है बहुलक। बहुलक उच्च अणु भार वाले बड़े आकार के अणु होते हैं, अणु हैं जिनका हमारी दिनचर्या में बहुत महत्व है। ये कई छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। बहुलक सिंपली अगर आप माना जाए तो ये छोटे अणुओं का एक समूह है जो कि अब बड़ा अणु में बदल गया है। संरचनात्मक रूप से कई आणविक श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। इनके बीच बंद बहुलक बनाने के प्रयुक्त हुई अभिक्रिया के प्रकार पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का बंध बनेगा। ये उनकी जो क्रिया है उस क्रिया के प्रकार पर निर्भर करता है कि वो किस तरह के बंध बनाए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण जो बहुलक हैं ये पूछे जाते हैं कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो जो पॉलीथीन है, ठीक है, विद्युत रोधक, घरेलू और प्रयोगशाला, इनका उपयोग ही पूछा जाएगा। प्री में पूछते हैं मान ली, और आपको अगर मेंस में भी लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा आंसर बन जाएगा। तो पॉलीथीन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो विद्युत रोधक, घरेलू उपयोग में, इसके अलावा प्रयोगशाला में किया जाता है। पॉलीस्टाइन का कहाँ किया जाता है, विद्युत रोधक, पैकिंग और खिलौना बनाने में। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये बहुत ज़्यादा यूज हुआ जाता है। इसमें क्या है, तार का जो वो होता है, विद्युत तार का क्या कहना चाहिए, कुचालक होता है, उसको बनाया जाता है। रेनकोट, बैग, चमड़े के कपड़े और वायर कवर इससे बनाए जाते हैं। इसके अलावा टेरिलिन, टेरिलिन को भी पूछा जाता है। टेरिलिन रेसे, बेल्ट, तार और टेंस बनाने में किया जाता है। नायलॉन 6 रेसे, प्लास्टिक टायर और रस्सी। नायलॉन 66 ब्रश, संश्लेषित रेसे, पेस सूट और इसके अलावा दरी। नायलॉन 66 सबसे ज़्यादा यूज होता है घरेलू चीज़ों में। जितने भी प्लास्टिक की चीज़ें, घरेलू चीज़ें हैं, उनमें नायलॉन 66 का ही उपयोग किया जाता है। बेकेलाइट, बेकेलाइट भी एक बहुलक है। इसका गियर, सुरक्षा परत, विद्युत उपकरण, ये सारी चीज़ों में उपयोग किया जाता है। आगे है बहुलीकरण। बहुलीकरण किसी कलर, पॉलीमराइजेशन, इसको क्या कहते हैं, तो क्या होता है, जब एक ही यौगिक के दो या दो से अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाए। जब एक ही यौगिक के दो या दो से अधिक अणु संयोग करके बड़ा अणु बनाते हैं तो उसे बहुलक कहते हैं, तथा यह क्रियाशील, यह योगशील बहुलीकरण कहलाती है। ठीक है, यह क्रियाशील योगशील बहुलीकरण कहलाती है। यदि यह अभिक्रिया संघनन में हो तो इसे संघनन बहुलीकरण कहते हैं। तो बहुलीकरण का सिंपल सा है, दो अणु जो कि एक ही यौगिक के हैं, अब ये दोनों मिलकर एक अगर बड़ा अणु बना लें, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा, बहुलीकरण कहा जाएगा। कार्बन के यौगिक जो होते हैं उनको विस्फोटक के रूप में भी यूज होता है। तो विस्फोटक क्या कहते हैं, मतलब विस्फोट किसे कहा जाएगा, सबसे सिंपल सी बात है। तो विस्फोट का सबसे इजी जो परिभाषा है, सबसे सटीक परिभाषा वो यही है, आयतन में हुई अचानक वृद्धि को क्या कहते हैं, विस्फोट कहलाता है। अच्छा, आयतन में हुई अचानक वृद्धि को क्या कहते हैं, विस्फोट कहलाता है। इसके क्या क्या गुण होंगे, तो ये कहलाएगा आवासशील होना, आर्द्रता ग्राही नहीं होना चाहिए, आवासशील होना चाहिए, आर्द्रता ग्राही नहीं होना चाहिए, दहन से अत्यधिक उष्मा और तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये इसके भौतिक गुण के रूप में आप मान सकते हैं। और विस्फोटक किसे कहेंगे, तो जो आयतन में तीव्र वृद्धि या अचानक वृद्धि जो होती है उसे ही अपन विस्फोट कह सकते हैं। तो विस्फोट में सबसे पहला जो प्रकार है और जिसके बारे में अपन को पढ़ना है वो है TNT। इसका फुल फॉर्म और इसका उपयोग, दो ही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है TNT का, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रोटोलुइन, और ये TNT हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। यह टोलुइन के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके बनता है। मेंस में अगर आए तो कम से कम इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म है ये तो आपको लिखना है। और इसके अलावा इसका उपयोग कहाँ बनाया जाता है, सुरंग बनाने के लिए जो विस्फोट करते हैं तब ट्राई नाइट्रोटोलुइन का उपयोग किया जाता है। खदानों में और नाभिकीय बम बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो यही इंपॉर्टेंट है। परमाणु बम बनाने में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, तो TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन का उपयोग किया जाता है। आगे है TNG, ये भी विस्फोटक है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारा चीज बहुत बार पूछा भी गया है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन एक रंगहीन तैलीय द्रव है, ठीक है, नॉर्मल रंगहीन तैलीय द्रव है। ये डायनामाइट बनाने के काम में आता है। और यही काम करने के लिए जो अल्फ्रेड नोबेल साहब थे उनको 1860 में क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। इसको नोबेल ऑयल भी कहते हैं, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। और ये डायनामाइट बनाने में प्रयोग होता है। अल्फ्रेड नोबेल को 1860 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मतलब 1860 में नोबेल जो डायनामाइट के आविष्कार के लिए ही जब ये किए थे, तो उसके बाद ही इन्होंने जो नोबेल पुरस्कार के इन्हीं के नाम पर है, अल्फ्रेड नोबेल जो है नोबेल पुरस्कार इन्हीं के नाम पर दिया जाता है, ना कि इनको दिया गया है, ठीक है।
तो ये क्यों दिया, क्या किया था इन्होंने ट्राइनाइट्रोटोलुइन को, तो ट्राइनाइट्रोटोलुइन को लकड़ी के बुरादे पर या कपास पर अवशोषित कराया था। बस यही एक काम है जिसकी वजह से इन्हें दिया गया था, क्योंकि ट्राइनाइट्रोटोलुइन को आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते नॉर्मल में, लेकिन जब इसको अवशोषित करा लिया जाएगा तो इसे एक जगह से दूसरी जगह आराम से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, परिवहन में उपयोग लाया जा सकता है, जिसकी वजह से ही इसको बहुत ज़्यादा बाद में इसका उपयोग विस्फोटक के रूप में हुआ। और इसके दुष्प्रभाव को देखते हुए जो नोबल साहब थे, अल्फ्रेड नोबल, उन्होंने अपनी जितनी भी संपत्ति उन्होंने कमाई थी इसके द्वारा वो सारा दान कर दिया और एक संस्था बना दी नोबल करके, और वहीं पर से इन सब चीज़ों के जो रोकने के लिए बढ़ावा देगा उसमें 6 चीज़ों पर उन्होंने नोबल पुरस्कार की स्थापना कर दी। आगे है ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसको क्या नाम से जानते हैं, तो इसको पिक्रिक अम्ल कहते हैं। बस यही है, यही प्री में पूछा जाता है। TNP ट्राइनाइट्रोफिनॉल को किस नाम से जाना जाता है, ये पिक्रिक अम्ल किसे कहते हैं, तो वो ट्राइनाइट्रोफिनाइल को। जो फिनाइल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप लिखना चाहें तो। ये कैसे बनता है, तो ये बनाता है फिनाइल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया कराया जाता है तो ट्राइनाइट्रोफिनाइल बनता है, जिसको पिक्रिक अम्ल कहते हैं। RDX ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट तो उतना नहीं है लेकिन ये बहुत ज़्यादा बोलचाल के भाषा में रहता है। तो रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, इसका फुल फॉर्म है RDX का, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। USA में इसको साइक्लोनाइट, और जर्मनी में हेक्सोजोन, और T4 इटली में ये नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा प्लास्टिक पदार्थ, एग्जाम्पल पॉलीब्यूटाडाइन, एक्रिल अम्ल और पॉलीमीथेन को मिलाकर प्लास्टिक बैंडेड। तो मुख्य रूप से RDX का जो है वो फुल फॉर्म ही पूछा जाता है, तो वो है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। इसके अलावा जो औषधियाँ हैं, औषधियों में कार्बन यौगिकों का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है या फिर होता है, तो वो होता है औषधि के रूप में। औषधि मतलब एंटीबायोटिक्स के रूप में कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, तो जितने भी एंटीबायोटिक्स बनते हैं उनमें मैक्सिमम में, क्योंकि वो जीवों से बनते हैं, सूक्ष्म जीवों से बनते हैं, तो सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत क्या पाया जाएगा, कार्बन के यौगिक पाए जाएंगे। तो कार्बन की यौगिकों की उपस्थिति पाई जाती है एंटीबायोटिक्स में। अत्यंत सूक्ष्म जीव से एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं, ठीक है। ये बनाया जाता है जीवाणु, मोल्डस या फंजाई से बनाई जाती है। ये अन्य दूसरे प्रकार के जीवाणु को मारती हैं। एंटीबायोटिक्स इनका काम ही यही है कि एक जीवाणु से बनेंगे और ये जीवाणु दूसरे प्रकार के जीवाणुओं को मारते हैं, और ये सूक्ष्म होते हैं। अलेक्जेंडर ने पहली बार 1992 में पेनिसिलिन बनाया था, और यहीं से एंटीबायोटिक्स का एक नया दौर शुरू हुआ। प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक, ये सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने एवं वृद्धि को रोकती है। ये रक्त को दूषित होने से रोकने व घाव भरने में प्रयुक्त किया जाता है। एंटीसेप्टिक यही है, क्योंकि इसको मैक्सिमम जैसे बोरोप्लस कैड में एंटीसेप्टिक का ही प्रयोग किया जाता है, तो वो इसलिए क्योंकि जैसे आप कटे जाते हैं या फिर छिल जाते हैं तो उस स्थान पर आप एंटीसेप्टिक अगर लगा लेते हैं तो ये एंटीसेप्टिक आपको उस रक्त को अशुद्ध होने से बचाएगा, और उसमें जो अशुद्धिकरण जो भी जा रहा है या फिर मिक्स होने की संभावना है जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है या फिर इन्फेक्शन की वजह से आपको परेशानी हो सकती है, उसको रोका जा सकता है। निश्चेतक के रूप में भी किया जाता है। निश्चेतक मतलब आपकी चेतना को शून्य करना, तो संवेदना को कम करने के लिए प्रयुक्त होता है। फर्स्ट टाइम किसने बनाया था, तो विलियम मॉर्टन ने 1846 में डाई एथिल ईथर के रूप में इसको बनाया था। इसके अलावा इसका प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है क्लोरोफॉर्म और पेंटानॉल, ठीक है, निश्चेतक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं अभी वर्तमान में। ये इंपॉर्टेंट है। तो ईंधन के रूप में ईंधन का जो वर्गीकरण है वो भौतिक वर्गीकरण ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या है, ठोस, द्रव, गैस, 3 प्रकार के पाए जाते हैं ईंधन। ठोस में लकड़ी, कोयला, चाकोक, चारकोल है, और द्रव में पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल है, और गैसीय ईंधन में कोल गैस, बायोगैस और हाइड्रोजन गैस, इस तरह के गैस होते हैं जो कि फ्यूल के रूप में यूज किए जाते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है LPG, द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये इंपॉर्टेंट है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों की मिश्रण होता है। किसका किसका, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। भारत में ब्यूटेन और प्रोपेन का जो रेशियो है वो है 60+40, 100%, ठीक है। तो 60+40 का इनका रेशियो है या फिर इनका परसेंटेज रेशियो है दोनों का LPG में। और इनके अंदर गैस में कोई गंध नहीं होता, तो इनको गंध लाने के लिए
मरकप्टन इथाइल गैस का उपयोग किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछ लिया जाता है प्री में। मरकप्टन इथाइल मतलब गंध के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो मरकप्टन इथाइल। दूसरा ये पूछा जाता है गोबर गैस में कौन सा गैस पाया जाता है, तो वो है मीथेन गैस। गोबर गैस में हमेशा मीथेन गैस ही पाया जाता है। इसके अलावा प्रोड्यूसर गैस लाल तप्त कोक में वायु प्रवाहित करने से बनाई जाती है। इसमें सीओ ईंधन का काम करता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या करता है, ईंधन के रूप में कार्य करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, बहुत ज़्यादा जहरीला रूप में काम करता है, क्योंकि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इसकी तेज प्रवृत्ति देखी जाती है, जिससे कि बहुत जल्दी कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन बना के अब पूरे के पूरे क्षेत्र को ब्लॉक कर देता है और आदमी मर जाता है। तो जो नाइट प्रोड्यूसर गैस है वो है CO+N2, कोल गैस है CO+CH2, वाटर गैस है CO+H2। तो ये फॉर्मूला ही पूछे जाते हैं इनके, वाटर गैस, कोल गैस और प्रोड्यूसर गैस के। CNG है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसमें 95% मीथेन होता है CH4। और CNG बेटर होता है किससे, LPG से। लेकिन प्रयोग करने में CNG को अभी भी घरेलू चीज़ों में प्रयोग नहीं किया जा सकता। और सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन होता है, तो वो होता है LPG। LPG भारी होता है और CNG हल्का होता है। तो अगर LPG लीक होगा तो वो हवा से भारी है तो वो घर के नीचे सतह पर बैठ जाएगा, जिसकी वजह से भी कई बार सिलेंडर में विस्फोट देखने को मिलता है। लेकिन अगर CNG की बात करें तो CNG क्या करता है, CNG हल्का होता है, तो वो जैसे लीक होगा तो वो ऊपर चला जाएगा, तो वायु के ऊपर चला जाएगा, तो उसमें विस्फोट होने की संभावना कम हो जाती है, विस्फोट नहीं होती। इसके अलावा साबुन तथा डिटर्जेंट या अपमार्जक के रूप में भी इसको प्रयोग किया जाता है। ये क्या है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। बस ये डेफिनेशन याद कर लो कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण हैं, ये साबुन कहलाते हैं। ये मैल कैसे निकालते हैं, तो जो छोटे हैं ये अणु, ठीक है, ये मैल के अणुओं से मिलकर एक बड़ा अणु बना देते हैं। तो बड़ा अणु तो वहाँ पे जिस जगह पर मैल है कपड़ों पे वहाँ पे नहीं रुक सकता ना, तो एक तरह से ये छोड़ देते हैं। और इसके अलावा क्या है, ये हार्ड वाटर में नहीं, कठोर जल में नहीं, मृदु जल में ही साबुन कपड़े को साफ कर सकते हैं। इसके अलावा अपमार्जक एक विशेष प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है जिससे मैल साफ करने में का गुण होता है, मैल साफ करने का गुण होता है, यही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मीथेन आपको और कहाँ कहाँ मिलता है, तो मीथेन को पूछा जाता है। तो जो गाय है, गाय के पेट में भी एक बैक्टीरिया होती है जिसकी वजह से मीथेन होता है, उसके जुगाली करने पर भी मीथेन ही प्राप्त होता है, ये भी पूछा जाता है। तो मीथेन का जो, इसके अलावा कोल माइंस जो होते हैं उसमें मीथेन गैस पाया जाता है, जिसकी वजह से ही जो वहाँ पर कोल माइंस पे वर्कर जो काम करते हैं वो कोई लैंप लेकर नहीं जाते, बल्कि उनके जो हेलमेट होती है उसमें एक लाइट फिट कर दिया जाता है जिससे वो कार्य करते हैं। तो कोल बेटेड मेथेन होते हैं वो खासकर कहाँ मिलते हैं, तो वो कोयले के खदान में मिलते हैं। इसके अलावा जो अपन ये वेस्टेज होते हैं, कि कौन से वेस्टेज, एग्रीकल्चर वेस्टेज होते हैं, उनके सड़े गले होने पर भी मीथेन गैस ही प्राप्त होता है। गोबर गैस भी मीथेन गैस ही होता है। तो ये सारी चीज़ें पूछा जाता है। कोल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस ये भी पूछा जाता है। CNG में क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा मीथेन होता है और हल्का होता है। किससे हल्का होता है, LPG से हल्का होता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये थे कार्बन और कार्बन के यौगिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा चैप्टर भी था और बहुत बड़ा भी था। तो आगे इसके आगे अपन अब सिलेबस में आगे टॉपिक हैं उनको पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या फिर ये लेक्चर अच्छा लगे, नोट्स अच्छे लगे, तो उसको ज़रूर शेयर करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और इसके अलावा जो पेपर 2 के वीडियोज़ हैं, पेपर 2 पार्ट B के जितने भी हैं कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित वीडियो, उन्हें पर देखें और वो पसंद आए तो उन्हें भी शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।